जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे होंगे और बिल्कुल नियमित रूप से जो भी ये पॉलिटी की और हिस्ट्री की जो क्लासेस मेरे द्वारा आप लोगों के बीच लगातार नियमित अंतराल के बाद अपलोड की जा रही है, हर रोज़ आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। इन वीडियोस के आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे से इन क्लासेस को समझ रहे होंगे, ठीक है। और आपकी जो एग्ज़ाम होना है, ठीक है, उस एग्ज़ाम में ये वीडियोस आप लोगों को हेल्प करेंगे। जो भी प्रश्न आप लोगों के 5 या 10 जिस भी क्रम में आपके पूछे जाने हैं, आपको पता है कि 25 प्रश्न सीधा सीधा आपके जीएस से आने हैं और 5 प्रश्न आपके कंप्यूटर से, 10 आपके रीजनिंग से, 20 आपके हिंदी से और 40 आपके उत्तराखंड के। तो ये जो 5-5 प्रश्नों का क्रम है, ठीक है, आपको पता है 5 क्वेश्चन आपसे इकोनॉमिक्स, 5 क्वेश्चन पॉलिटी, 5 ज्योग्राफी, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के आप लोगों से पूछे जाने। तो जो ये जीएस वाला सीरीज़ है हमारी, जिसे हमने नाम दे रखा है सफलता सीरीज़, उन 25 प्रश्नों का जुगाड़ करने के लिए लगातार ये सीरीज़ चलवाई जा रही है, ठीक है। सुबह के टाइम पर आप लोगों के बीच मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं और शाम के टाइम पे आप लोगों के बीच पॉलिटी के वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो मैं ऐसी अपेक्षाएं करता हूं कि आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है, चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब देखो, मैं आप लोगों से एक बात मैंने पहले भी बोली कि जितनी भी आपकी महत्वपूर्ण डेट है, महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उनको आप लोग एक वाइट पेज पर लिखोगे और बार बार उन्हें करने का क्या करोगे, रिवाइज करने का काम करोगे। तो पॉलिटी को अभी के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने बात कर रहे थे परसों के लेक्चर में भारत के संवैधानिक विकास की। तो संवैधानिक विकास जो आया, तो जब यहाँ पर चाहे ब्रिटिश इंडिया कंपनी रही हो, चाहे क्राउन का राज रहा हो, ठीक है, आपको पता है कि लगातार 1757 से लेकर आपका 1858 तक, जब तक 1858 तक मान लीजिए आप लोग, जब यानी कि क्रांति के 1 साल बाद तक, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके 1 साल बाद तक क्या रहता है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहता है। लेकिन जो हमारा आपका ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन जो है वो क्या कर देता है, सुशासन का हवाला देकर क्या करता है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के हाथ से क्या कर लेता है, यहाँ का राजपाट छीन लेता है, यहाँ की सत्ता छीन लेता है और उसे अपने हाथों में ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, दोनों, चाहे आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान यहाँ पर जितने भी एक्ट आए, जितने भी कानून पास किए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उनके बारे में पढ़ना है। और दूसरा, हमने जब यहाँ पर क्राउन का राज रहता है 1858 से लेकर 1947 तक, उन सभी जो एक्ट हैं, जो नियम है, जो पारित हुए, उन सभी के बारे में हमने स्टडी करनी है। तो सबसे पहले आप लोग क्या हेडिंग डालेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में आपने पढ़ना है। क्या क्या चीज़ें आप लोगों को इस एक्ट के बारे में ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो जो आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम पर क्राउन कौन रहता है, यानी कि राजा कौन रहता है। राजा का अगर आपसे पूछा जाता है, जब ये एक्ट आता है तो जॉर्ज तृतीय राजा रहता है, ठीक है। जॉर्ज तृतीय उस टाइम पर ब्रिटेन में राजा रहता है, जिसका टाइम पीरियड आपका रहता है 1760 से लेकर 1820 तक, ठीक है। यानी कि आपका पूरा का पूरा काम हो गया कि अगर आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाता है 1760 से लेकर 1820 के बीच की कोई भी घटना पूछी जाती है, और ऐसा प्रश्न की प्रकृति ये रहती है कि आप बताइए कि कौन उस टाइम पर ब्रिटेन में राजा था, तो आपका काम हो गया कि जॉर्ज तृतीय क्या है, राजा रहता है 1760 से लेकर 1820 तक, ठीक है। पहली बात तो आप लोगों को ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है, प्रधानमंत्री, ठीक है। अब देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन रहते हैं ब्रिटेन में, तो प्रधानमंत्री रहते हैं आपके लॉर्ड नाथ। कौन रहते हैं, लॉर्ड नाथ क्या रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं। दूसरी बात आप लोगों की क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा, अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए भाई कि बंगाल में उस टाइम पर गवर्नर कौन रहता है, ठीक है।
गवर्नर रहता है आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो है क्या रहता है, जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है किसके टाइम पर आता है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पर आता है। ये उस टाइम पर क्या रहता है, गवर्नर रहता है। आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी भी प्रकार का आप लोगों को नहीं रहा होगा, ठीक है। अब देखिए प्रमुख क्या बोलते हैं उसको, प्रावधान, ठीक है। प्रावधान की बात करें, क्या किया गया मतलब इस टाइम पर, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोगों को पता इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुआ क्या। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि पहले जो पद हुआ करता था गवर्नर का, जो होता था, ठीक है, बंगाल का गवर्नर होता था, ठीक है, गवर्नर, ध्यान रखना है आपको। तो बंगाल का गवर्नर पद जो है, इस पद के साथ क्या जोड़ दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। यानी कि जनरल पद क्या है, जुड़ जाता है। क्या कौन सा पद ऐड हो जाता है, नाम कौन सा शब्द ऐड हो जाता है, बंगाल गवर्नर जो है उसके साथ कौन सा पद ऐड हो जाता है, आपका बंगाल गवर्नर जनरल, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल आप उसे कह सकते हो। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था पहला, तो वो था आपका वारेन हेस्टिंग्स। कौन सा शख्स था, वारेन हेस्टिंग्स, आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब आपको प्रश्न क्या पूछेगा कि बंगाल गवर्नर का पद क्या किया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो भी आपका जवाब क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स। और अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तब भी आपका आंसर क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स होगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखिए अगली चीज आप लोगों को, पहला गवर्नर पूछे तो पता ही है आपको रॉबर्ट क्लाइव का, ठीक है। बंगाल का गवर्नर पहला पूछता है तो रॉबर्ट क्लाइव आप लोग आंसर करके आ जाओगे, ठीक है। दूसरी बात, इस टाइम पर क्या होता है, चार सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई जाती है। दूसरा, इस टाइम पर क्या होता है, 20 सालों के लिए, ठीक है, 20 सालों के लिए कंपनी के एकाधिकार बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या हुआ, 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है। दूसरा अगला जो काम होता है वो 20 सालों के लिए कंपनी का एकाधिकार बढ़ा दिया जाता है। और तीसरा और जो महत्वपूर्ण काम होता है वो 1774 की बात है, ठीक है। 1774 में क्या की जाती है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, ठीक है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जिसका मुख्य न्यायाधीश कौन बना दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है, एलिजा इम्पे। इस शख्स का नाम आप लोगों को ध्यान रखना, एलिजा इम्पे का आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और अन्य सदस्य कौन रहते हैं इसके साथ, अन्य सदस्य की अगर आपसे पूछा जाता है तो एक आपको चैम्बर्स का नाम ध्यान रखना है, चैम्बर्स इसके साथ और रहता है, ठीक है। लेमिस्टर हो गया। और अगला शख्स का नाम है हाइड, ठीक है। तो इतनी जो चीज़ें हैं वो क्या होती है, ये होती है आपके, क्या होती है, इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू होती है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो यही, अब आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि महत्व क्या थे भाई इसके, ठीक है, इस एक्ट के महत्व क्या थे। तो महत्व के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये भारत में, ठीक है, ये भारत में क्या है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी पर, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी पर क्या है, पहला नियंत्रण है किन की तरफ से, ब्रिटिश संसद की तरफ से, ठीक है। ब्रिटिश संसद की तरफ से ये क्या है, पहला नियंत्रण है किस पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर। दूसरा, यही वो एक्ट था जिसने भारत में
केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। ठीक है, आपसे पूछता है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट ने रखी, तो वो रखी आपका किसने, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने। समझ लेना आप लोग। ठीक है, दरअसल है क्या, यहाँ पर अभी थोड़ा सा घर पर बहुत सारे काम हैं। ठीक है, काम का माहौल है, यहाँ पर शादी है सिस्टर की, तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों का आना जाना बना रहता है नीचे वाले फ्लोर में भी, तो जिसके कारण आप लोगों को जो थोड़ा सा माइंड भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है मेरा। ठीक है, जब एक उधर से बोलता है, और ये भी नहीं चाहता कोई कि मेरी आवाज़ बाहर जाए, सुने इन चीज़ों को। ठीक है, तो खैर छोड़ो आप लोग इन चीज़ों को, आप लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास करो। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 के 73 का, इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब रेगुलेटिंग 1773 का जो ये एक्ट है ये आता है, तो उस टाइम पर आपके जो हैं वो राजा कौन है ब्रिटेन में, तो आप बता दोगे जॉर्ज तृतीय, जिनका कार्यकाल जो है 1760 से स्टार्ट हो जाता है और 820 तक ये वहाँ के राजा रहते हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री की बात करता है तो लॉर्ड नाथ हैं। ठीक है, लॉर्ड नाथ के हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री है। गवर्नर की बात की जाती है तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स क्या है, यहाँ पर आपका जो बंगाल वाला रीजन है हमारा, वहाँ पे क्या है, गवर्नर है। क्लियर है। अगली बात इसके महत्व की अगर हम बात करें कि इस एक्ट का क्या महत्व है, तो ये जो भारत में ब्रिटिश संसद है, जो आपका ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर मतलब एक तरीके का नियंत्रण के लिए उठाया गया ये पहला कदम था। दूसरी बात आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है कि यही वो एक्ट था जिससे भारत में क्या बढ़ती है, केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ती है। आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब और चीज़ें आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो ये है कि यही वो एक्ट है जिसके द्वारा पहले क्या हुआ करता था, आपका जो बंगाल का गवर्नर होता था उसे क्या बोला जाता था, सिर्फ बंगाल का गवर्नर बोला जाता था। ठीक है, मतलब बंगाल का पहला गवर्नर आपको पता होगा रॉबर्ट क्लाइव है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या है, बंगाल का पहला गवर्नर रहता है। ठीक है, धीरे धीरे हॉलवेल आता है, बहुत सारे आते हैं, वेनिस्टार्ड आता है, बहुत सारे गवर्नर आते हैं। और जब वारेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड चल रहा होता है, यानी कि इस 1773 एक्ट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बंगाल का जो गवर्नर पद है उसका नाम क्या कर दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। तो प्रश्न आपसे यहाँ से क्या बन सकता है कि बताइए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। और अगर आपसे ये पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तब आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर है, इतनी बात। अगला जो इस 1773 के एक्ट है, जो इसका जो प्रावधान रहता है वो ये रहता है कि 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है 20 सालों के लिए कंपनी के एकाधिकार को बढ़ा दिया जाता है। और उसके अलावा आप लोगों को एक सबसे महत्वपूर्ण बात, और जहाँ से प्रश्न बनने की क्या रहती है, काफ़ी संभावना रहती है, तो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है। और जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो मुख्य न्यायाधीश है वो किसे बना दिया जाता है, एलिजा इम्पे को बना दिया जाता है। और 3 इसके साथ और सदस्य रहते हैं जिसको आप चैम्बर्स हो गया, लेमिस्टर हो गया और हाइट। ठीक है, इन 3 सदस्यों के नाम भी आपको पता होना चाहिए, चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइट। इन तीनों का आप लोग क्या करना, नाम ध्यान रखना। इतनी बातें आप लोगों को क्या करनी है, 1783 का आपका 1773 का जो ये एक्ट है, ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट है, इससे संबंधित आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर है। चलिए अब इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। और अब हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट जो है आपका 1784 का, उसके बारे में। हेडिंग डालेंगे आप लोग, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है,
इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब लोगों को एक क्राउन लिखाने की तो मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है 1820 तक वही रहेंगे, ठीक है, जॉर्ज तृतीय ही रहेंगे, इसलिए बार बार लिखा के उस चीज़ को कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री आप लोग लिखोगे, प्रधानमंत्री रहते हैं उस टाइम पर विलियम, कौन रहते हैं, विलियम प्रधानमंत्री रहते हैं। और दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखना है, निर्माता जिन्होंने इसको बनाया, ठीक है, इस एक्ट को बनाया, उनका नाम है पिट्स दी यंगर, ठीक है, क्या नाम है, पिट्स दी यंगर उनका नाम है। उसके अलावा जो ये 1784 का है, ये अधिनियम है, इसका प्रावधान की अगर हम बात करें, यानी कि क्या डिसीजन आता है इसके अंदर, तो इसमें क्या होता है, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, EIC में द्वैध शासन, ठीक है, तो पूछा जा सकता है ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन कब शुरू होता है, तो वो होता है आपका 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। तो क्या होता है इसमें, क्या बना दिया जाता है, एक बनाया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या बनाया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता है, और दूसरा आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अब देखिए, जो ये आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इसका काम क्या था, व्यापारिक मामले देखना, ठीक है, व्यापारिक मामले देखना। और जो ये आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, इसका काम क्या था, राजनीतिक मामलों को देखना, राजनीतिक मामलों को देखना। हर एक चीज़ लिखनी है आप लोगों ने, ठीक है, नोट्स बनाने भाई, ऐसा नहीं यार कि आए शिव जी की बारात में, ठीक है, महाभारत कथा में, या फिर क्या होता है श्रीमद् भागवत कथा में सुना और एक तरफ से हटा दिया आप लोगों ने, ठीक है, ऐसा नहीं करना, अपने साथ ईमानदारी दिखानी है, नोट्स बनाने आप लोगों ने प्रॉपर, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को देखने के लिए राजनीतिक मामले, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया राजनीतिक मामलों को देखने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन कर दिया जाता है व्यापारिक मामलों को देखने के लिए। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है, दो चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है, इसके कितने सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे, और जिनको कौन नियुक्त करेगा, आपका क्राउन नियुक्त करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगली चीज़ आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है, इसी एक्ट के द्वारा क्या बनाया जाता है, कोलकाता को राजधानी बना दिया जाता है, ठीक है, कोलकाता को राजधानी बनाया जाता है, यही वो एक्ट है। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, पहली बार भारत को, ठीक है, इसी एक्ट के तहत पहली बार भारत को, ठीक है, भारत को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाता है, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है, बस इतनी बात आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। जो लोग इसको देखना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, बना लीजिए, मैं साइट हट गया हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने का यहाँ पर क्या करूँगा, काम करूँगा, देखना है आप लोगों ने, ध्यान देना, ठीक है। ध्यान क्या देना है आप लोगों ने, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और 1773 के बाद आता है आपका 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। अब जो ये पिट्स इंडिया एक्ट है, इस टाइम पर जो क्राउन है वो तो वही रहेंगे, जॉर्ज तृतीय, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1760 से उनका कार्यकाल कब तक है, 1820 तक है। प्रधानमंत्री विलियम रहते हैं, ठीक है। निर्माता कौन है, पिट्स दी यंगर, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ता है, पिट्स इंडिया एक्ट पड़ता है। क्लियर है। अब आप लोगों को और क्या बात ध्यान रखनी, प्रावधान, ठीक है। प्रावधान क्या क्या होते हैं इसके अंदर, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे मैंने लिखा है EIC, ठीक है, EIC जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसमें क्या शुरू हो जाता है, द्वैध शासन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, द्वैध शासन शुरू हो जाता है। द्वैध शासन कैसे शुरू होता है, व्यापारिक मामलों के लिए, ठीक है, व्यापारिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया जाता है।
व्यापारिक मामलों के लिए किसका गठन किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया जाता है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है राजनीतिक मामलों को देखने के लिए। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए, अब इधर की साइड आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा क्या बना दिया जाता है, इसी एक्ट में ये बात कही जाती है कि कोलकाता क्या होगी, या हमारी क्या होगी, राजधानी होगी। ठीक है, तो कोलकाता को राजधानी पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बना दिया जाता है। उसके अलावा इसी एक्ट में पहली बार भारत को क्या बताया जाता है कि ये ब्रिटिश का एक आधिपत्य क्षेत्र है। ठीक है, एक ब्रिटिश का क्या कहा जाता है, आधिपत्य क्षेत्र क्या है, भारत है। इतनी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर। ठीक है, हर एक चीज़ बारीकी से समझना है आप लोगों को। एक बारी में, अभी हो सकता है आप लोग नए हो, एक बारी में वीडियो समझ में नहीं आती, दोबारा देखिए। ठीक है, आपके पास अब ऐसा तो ऑफलाइन में क्या होता है, मास्टर ने एक बार बोल दिया, हो गया, ठीक है, तो हो गई कथा, दोबारा पकड़ सकते हो उस मास्टर को। यहाँ तो आपके पास फ़ोन है, आप फ़ोन कह दूँ मैं तुम्हारे फ़ोन में यार, एक मान सकते हो कि आप लोगों का एक बंधुआ मजदूर हूँ। ठीक है, कि कह दूँ आपके फ़ोन में, जब आप चाहो आगे पीछे करो। ठीक है, जो करवाना चाहो, पहली बात सुननी, पहले वाली बात सुननी तो पहले वाली सुन लो, लास्ट वाली सुननी तो सुन लो, लेकिन सुनना ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग इन क्लासेस को देखोगे, ठीक है, आप लोग, मैं ये नहीं बोलता कि मेरी वीडियो देखने से हो जाए, किसी की वीडियो भी, कोई बहुत मुझसे भी धुरंधर लोग हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं तो एक छोटा सा, एक क्या बोलूँ अपने आप को, अगर कुछ नहीं हूँ, मतलब एक छोटा सा एक खिलाड़ी हूँ। ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर है, किसी का भी सुनो, मेरा ही क्या। ठीक है, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस देख लिए, समझ लिए, तो आप लोगों को स्टोरी से लेकर, कॉन्सेप्ट से लेकर फैक्ट तक तीनों चीज़ें मिलेंगी इन वीडियोस के अंदर। ठीक है, और दिमाग में जो चीज़ें किसी की वीडियोस को सुनने के बाद, 4 बार देखने के बाद भी समझ में नहीं आएगी, वो इन बातों को एक बार ही समझने से आ जाएगी। ये तो इतना मैं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही सब कुछ। ठीक है, और भी पढ़े हैं, बहुत धुरंधर खिलाड़ी हैं यूट्यूब पे, हिस्ट्री के बहुत बड़े बड़े ज्ञाता हैं। ठीक है, तो आप लोग किसी का भी देखें, लेकिन सीखने का काम करें हिस्ट्री को बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, हिस्ट्री को आपने अच्छे से जानना है और उसको अपने एग्ज़ाम में तो लाना है, लेकिन अपने आम जीवन में। ठीक है, हिस्ट्री को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, राजा की तरह जीवन व्यतीत करोगे। ठीक है, तो इतना हो गया, इतना काम हो गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट की कहानी भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करेंगे हम यहाँ पर 1786 का विशेष अधिनियम। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप लोगों को लूसेंट में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए अपने आप लोग क्या करना, किताब आपकी अपनी है यार, अगर आपने लूसेंट अच्छे से पढ़ रखे तो वहीं लिख लो, जो एक्स्ट्रा फैक्ट लगते हैं आपको लिख लो उसमें, लूसेंट बुक में कौन से ज़रूरी है वहाँ। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग नए नवेले हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो अभी अभी, तो वैसा काम मत करना। ठीक है, बिल्कुल डीप से अभी पढ़ना। तो आप लोग लिखिए 1786 का विशेष अधिनियम। 1786 का विशेष अधिनियम, क्या क्या बातें होंगी इस 1786 के विशेष अधिनियम में, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक तो जो आपका गवर्नर जनरल है, ठीक है, जो गवर्नर जनरल है उसको क्या बना दिया जाता है, इस एक्ट के तहत सेनापति बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, प्रधान सेनापति करेंगे आप। ठीक है, जो आर्मी होगी उसका चीफ सेनापति उसको बना दिया जाता है। उसके अलावा जो ये इस मतलब सीधी बात है कि गवर्नर जनरल जो है इसकी शक्तियों को बढ़ा दिया जाता है। गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद के फैसलों को रद्द करने की शक्ति। ठीक है, जो आपका ये गवर्नर जनरल है, यानी जो भी रहेगा, वारेन हेस्टिंग्स है चाहे कोई भी है, उस व्यक्ति को ये शक्ति मिल जाती है कि वो क्या करेगा, जो आपको पता है 1773 में कार्यकारी परिषद है जो उसका गठन किया जाता है। ठीक है, तो उसके निर्णय मतलब
जो उसने निर्णय बोल दिया तो वो मानना होता था गवर्नर जनरल को, ठीक है। लेकिन इस 1786 का जो विशेष अधिनियम है, इसके तहत क्या किया जाता है कि जो गवर्नर जनरल है वो कार्यकारी परिषद के निर्णय जो होंगे, जो फैसले होंगे, उनको रद्द कर सकता है। इतनी बात हो गई। अगली बात आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है कि इसी टाइम पर आता है कॉर्नवालिस कोड, ठीक है। कॉर्नवालिस कोड इस टाइम पर आता है। उसके अलावा स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त इसी टाइम पर आता है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखनी है जो ये आपका ये कॉर्नवालिस है, ठीक है, ये कॉर्नवालिस आता है ना यहाँ पर 1786 में, ये क्या आता है, कॉर्नवालिस कोड लाता है। और कॉर्नवालिस क्या है, यहाँ पर गवर्नर जनरल बनकर आता है। और इस गवर्नर जनरल के बारे में आप लोगों को ध्यान रखनी है 1805 में इस शख्स की मृत्यु होती है, ठीक है। और इसकी जो समाधि है, यहाँ पर बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये गाजीपुर में, कहाँ पर है, गाजीपुर में इसकी समाधि है। क्लियर है। तो इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से पता लग गई होगी। किसके बारे में, ये पता लग गया होगा 1786 का जो विशेष अधिनियम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, समझ लेना आप लोग एक बार चीज़, गवर्नर जनरल को क्या बनाया जाता है, प्रधान सेनापति बना दिया जाता है। दूसरी बात इसके अंदर क्या होती है कि जो गवर्नर जनरल है उसको कार्यकारी परिषद जो भी निर्णय लेता है उसको रद्द करने की इसके पास क्या आ जाती है, पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसी टाइम पर क्या आता है, कॉर्नवालिस जो है, कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर जनरल बनकर आता है और कॉर्नवालिस कोड लाता है, ठीक है। उसके अलावा स्थायी बंदोबस्त यहाँ की व्यवस्था इसके द्वारा, इस प्रावधान के द्वारा होती है। उसके अलावा आप लोगों को कॉर्नवालिस के बारे में क्या पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसकी जो मृत्यु है, ठीक है, ये 1805 में होती है। और ये जो है इसकी जो समाधि है वो कहाँ पर है, गाजीपुर के अंदर है, बस, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों को इस शख्स के बारे में पता होनी चाहिए। तो मैं इसको मिटा लेता हूँ और अब हम बात करने वाले हैं 1793 के। चलिए दोस्तों, अब आप लोग देखिए 1793 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। तो बहुत खास बातें नहीं हैं इसमें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। कब तक बढ़ा दिया जाता है, अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। उसके अलावा जो अंग्रेजी कर्मचारी थे उनका वेतन कहां से आता था, ब्रिटेन से आता था पहले, ध्यान रखना आप। लेकिन इनको अब क्या दिया जाएगा, जो भारत का राजस्व होगा, यानी कि इनका वेतन जो होगा वो भारत के राजस्व से देने की क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है। क्लियर है, इतनी बात है। उसके अलावा यही वो अधिनियम है जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी और को, ठीक है, मतलब किसी छोटे मोटे व्यापारी जो होते थे उनको व्यापारिक अनुमति देने की क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। क्लियर है, इतनी बात हो गई। तो इस वाले जो ये वाला पोर्शन है इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि 1793 का, ठीक है, समझना आप लोग, जो ये चार्टर एक्ट है, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या पता रखना है। एक तो जो पहली बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। दूसरी बात इस एक्ट के अंदर आप लोगों को क्या पता होनी चाहिए, वो ये पता होनी चाहिए कि जो अंग्रेज कर्मचारी है पहले उनका वेतन, ठीक है, कहाँ से दिया जाता था,
ब्रिटेन से दिया जाता था, ठीक है, वहाँ के खर्चों से दिया जाता था, जो उनका मुनाफा जो भी होता होगा जहाँ से देते होंगे बेचारे। लेकिन जब ये एक्ट आता है, इस एक्ट में ये प्रावधान किया जाता है कि जो अंग्रेज अधिकारी है, जो कर्मचारी है, उनको वेतन कहाँ से मिलेगा, भारत से ही मिलेगा। और भारत से जो राजस्व प्राप्त किया जाता है, जो इकट्ठा किया जाता है, उनमें से इनको क्या दिया जाएगा, वेतन मिल दिया जाएगा। क्लियर है। उसके अलावा अगली बात आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है कि अब इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट के माध्यम से 1793 में क्या कर दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी को भी, ठीक है, वो चाहे वो कोई छोटी मोटी कंपनी हो, कोई छोटा मोटा व्यापारी है, उसको क्या दी जाती है, व्यापारिक अनुमति, ठीक है, व्यापारिक अनुमति की शक्ति प्रोवाइड कर दी जाती है। बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है इस वाले एक्ट। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, अब हम आज जो अंतिम पढ़ेंगे अपना, वो पढ़ेंगे हम लोग आज के इस लेक्चर का 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है, 1813 का चार्टर अधिनियम। अब जो ये 1813 का चार्टर अधिनियम है, इसमें क्या क्या बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो एक तो आप लोगों को क्राउन का पता होना चाहिए कि क्राउन कौन था। तो क्राउन का आपको पता ही है कौन थे, जॉर्ज तृतीय थे। दूसरी बात आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस टाइम पर बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है इस टाइम पर मिंटो प्रथम, मिंटो प्रथम, ठीक है, मिंटो प्रथम रहता है। और इसका कार्यकाल रहता है 1807 से लेकर 1813 तक। कब तक रहता है, 1807 से लेकर 1813 तक। अब इसमें क्या क्या, इस 1813 का जो ये चार्टर अधिनियम आता है, इसके तहत क्या क्या होता है, वो चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसमें क्या होता है, 20 वर्षों के लिए, ठीक है, 20 वर्षों के लिए ध्यान देना, इसमें आप लोग ध्यान रखना कि अगले 20 वर्षों के लिए जो एकाधिकार हैं कंपनी के, ठीक है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, एकाधिकार जो हैं कंपनी के, उसमें क्या की जाती है, कमी की जाती है। और दूसरा, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकार है, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारों को क्या कर दिया जाता है, बढ़ाया जाता है इस एक्ट के तहत, ठीक है, प्रशासनिक अधिकार को बढ़ाया, एकाधिकारों को खत्म किया, ठीक है, जो मोनोपोली थी इनकी व्यापार करने की, उसको क्या करता है, कम किया जाता है 20 वर्षों के लिए। और प्रशासनिक अधिकार को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। इनको केवल, ठीक है, इनको क्या किया जाता है, चीन के साथ चाय व अफीम, ठीक है, जो इनका चीन के साथ चाय और अफीम का जो व्यापार था, उसको तो क्या रखा जाता है, बरकरार रखा जाता है, ठीक है, लेकिन बाकी सारे अधिकार इनके क्या किए जाते हैं, खत्म किए जाते हैं। क्लियर है। और कंपनियों को, अन्य व्यापारियों को क्या दी जाती है, अन्य व्यापारी व कंपनियों को क्या दी जाती है, जो आपका ब्रिटेन की संसद है उसके द्वारा क्या दी जाती है, छूट दी जाती है कि अब क्या कर सकती है, अन्य कंपनी भी क्या कर सकती है, भारत में क्या करेगी, व्यापार कर सकती है। और वो कंपनी अभी हमें मुनाफा दे, अपना मुनाफा बनाए, बस बात खत्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा इसी एक्ट के तहत शिक्षा के लिए, ठीक है, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, ठीक है, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च होने की क्या की गई, बात की गई, ठीक है। अब ये खर्च हुआ चाहे नहीं हुआ ऐसा मुझे भी नहीं पता, ठीक है। उसके अलावा भारत में ये वही एक्ट था जिसके द्वारा क्या किया जाता है, भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति मिलती है, ठीक है, ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है। और इनके लिए एक हेडक्वार्टर बना दिया जाता है, कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर, ठीक है, हेडक्वार्टर बनाया जाता है ईसाई मिशनरियों का, कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर। बस इतनी सी बात क्या करनी है, आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। ये 4-5 बातें हैं जो 1833 के चार्टर अधिनियम से संबंधित आप लोगों को पता होनी चाहिए।
ठीक है। तो थोड़ा सा क्या करते हैं, जितनी भी बातें मैंने यहाँ पर 1813 से संबंधित आप लोगों को बताई है उनको आप लोगों को देखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती है। कंपनी के, ठीक है, कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार है उनको घटाया जाता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जो प्रशासनिक काम है उनको क्या किया जाता है, प्रशासनिक जो इनके कार्य होंगे, जो अधिकार होंगे उनको बढ़ा दिया जाता है कंपनी के। अब ये सारी चीज़ें प्रोसेस कब तक रहेगी, 20 वर्ष साल तक रहेगी, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, सिर्फ इनको एकाधिकार रखा जाता है इनका चीन के साथ चाय के व्यापार का और चीन के साथ अफीम के व्यापार का। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये कब तक रहेंगे, 20 साल तक रहेंगे। उसके अलावा एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए इस प्रावधान के में क्या बात की जाती है कि शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। और क्या बात रहती है, ठीक है, और बस यही है जो मेन बात है। उसके अलावा एक बात और है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें क्या दी जाती है, ईसाई मिशनरियों को, ठीक है, जो ईसाई मिशनरी हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनको क्या दी जाती है, भारत में प्रवेश की छूट दी जाती है और अपने क्या कर सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और इनके लिए कहाँ पर व्यवस्था की जाती है, कलकत्ता में इनका हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया जाता है। बस ये बातें थी दोस्तों, आज हमने कहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ते पढ़ते हम कहां तक आ गए, 1813 के चार्टर अधिनियम तक आ गए, ठीक है। इसके आगे की जो क्लासेस है, चाहे वो 1813 का चार्टर अधिनियम है, 1813 का तो हमने पढ़ लिया, 1833 का चार्टर अधिनियम है, चाहे 1853 का है, फिर भारत जो आपका 1858 वाला है, इन सबको हमने क्या करना है, अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर हमने इनको क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कोशिश रहेगी कि एक या दो क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 1947 तक पहुँच जाएंगे, जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम होगा वहाँ तक हम पढ़ लेंगे। फिर हम सीक्वेंस वाले से चलेंगे, ठीक है। फिर आपको पता है कि पॉलिटी के अंदर 22 भाग हैं, ठीक है, जो संविधान के अंदर हमारे 22 भाग हैं, उनको हम एक एक करके कवर करते जाएंगे, जहाँ से हमारे एग्जाम में क्या बनती है, प्रश्न बनने की क्या रहती है, बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आपने वहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं किया, जो हमारा वीडियो का एग्जाम है वहाँ तो राजा राम मोहन राय से स्टार्ट है, ठीक है, वहाँ आपका दयानंद सरस्वती से स्टार्ट है हमारा सिलेबस। लेकिन मैं उनको बता दूँ वो सारे टॉपिक जो हैं वो वीडियो एग्जाम के वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमें पढ़ने होते हैं, तो उनको हम कहाँ पर पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमने उनको कवर करना है। यहाँ जो पॉलिटी जो रियल में होती है उसी पॉलिटी को हमने पढ़ना है, हमने आयोग जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है उसके हिसाब से नहीं, क्योंकि जो सीक्वेंस है उसी के अनुसार चलना होता है। अगर हमने उसके साथ थोड़ा हेर फेर कर ली तो हमारे समीकरण भी क्या होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। 5-7 वीडियो आपके इंडियन उसके मॉडर्न हिस्ट्री के पढ़ गए, दूसरा वीडियो है आपका आज पॉलिटी का है, तो इन वीडियोस को आप लोग करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। मैं मानता हूँ कि जो ये यहाँ पर जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ कि इतना आसान नहीं होता होगा आप लोगों को नोट करना, खिचड़ी बन जाती होगी, लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ ना, मुँह से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, तो आप लोग जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है, स्लो करिए, आप लोग स्पीड पर लिखते रहिए नोट्स। आप बिल्कुल आपके अपने नोट्स हैं यार, सजाना धजाना कुछ नहीं उनको, वो आपकी मर्जी है, सजा धजा सकते हो, डॉक्टर वाले लिखिए ना आप लोग, ठीक है, बस आप उनको सिर्फ रिवाइज करने का काम कीजिए, ये काम है आपका, ठीक है। बाकी मैंने जीएस बोला है भाई करवाऊंगा, ठीक है, तो करवाऊंगा, ठीक है, बाकी ज़्यादा क्या बोलूँ।